Good morning, students. Today we are going to study chapter number 3 from your SST book, Economics. So students, this is your economics book, class 10th, and today we are discussing about the chapter number 3, money and credit. In this chapter we will talk about banks, money and its function, then bank और बैंक के अलावा अदर इंस्टीट्यूशंस जो लोन देते हैं उनकी सभी की प्रोसेस. इन दिस फर्स्ट पेज when you will read, you will find that we are discussing about transaction in first paragraph. We can see that goods are being bought and sold with the use of money. In some transactions, services are being exchanged with money. In some, there can be a promise to pay money later. Means जब हम किसी भी चीज़ का ट्रांजैक्शन करते हैं तो या तो हम ये ट्रांजैक्शन बाय रुपीज़ करते हैं, बाय मनी करते हैं. अगर हम एट दैट टाइम हम मनी पे नहीं कर रहे तो हम एक प्रॉमिस रखते हैं कि हम इस मनी को बाद में पे कर देंगे. अब यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे दिमाग में कि वाई ओनली ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन ओनली मनी. हम ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं सिर्फ मनी में ही क्यों करते हैं. हेयर अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट एनी वन वॉन्ट्स. दैट्स वाई एवरी वन प्रिफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज इट फॉर थिंग्स दैट दे वॉन्ट. यहाँ हमारे पास एग्ज़ाम्पल है पुराने ज़माने का, जब हम किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करते थे. अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम सामने वाले से उसके एक्सचेंज में कोई और चीज़ ले सकते थे. दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम. इन बार्टर सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. हेयर वी कैन gain it by a example. A shoemaker wants to sell shoes in the market and buy wheat. Firstly, he will sell his shoes in market and then exchange the money for wheat. Imagine how difficult it would be if shoemaker had to find that person who needs wheat, because both parties have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as double coincidence of wants. यहाँ आप ये समझेंगे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या है. जहाँ दो पर्सन्स को अलग अलग चीज़ों की नीड है. एक इंसान को अपने शूज़ सेल करने हैं और उसको वीट चाहिए. दूसरे इंसान को शूज़ परचेज़ करने हैं और वीट सेल करनी है. तो यहाँ अगर हम देखें इस एग्ज़ाम्पल में कि दोनों के लिए बहुत मुश्किल है एक दूसरे को खोजना कि किसे शूज़ की ज़रूरत है या किसे वीट की ज़रूरत है. तो दिस इज़ कॉल्ड एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. आगे पहले आप बार्टर सिस्टम को क्लियर रखें कि बार्टर सिस्टम क्या होता है. कि बार्टर सिस्टम वो है जो किसी भी मनी को एक्सचेंज किए बिना, मनी को यूज़ किए बिना डायरेक्टली चीज़ों को हम एक्सचेंज करते हैं. दैट इज़ बार्टर सिस्टम. यहाँ सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यहाँ मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए कहलाती है क्योंकि चीज़ों को एक्सचेंज करने में मनी इंटरमीडिएट का रोल प्ले कर रही है. आपका पेज नंबर 1 यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ आपको पेज नंबर 1 के एंड में जब हम पहुँच रहे हैं तो आपको 2-3 क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए कि हाउ डज़ द यूज़ ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग्स. जब हम किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, किसी भी चीज़ों को हम एक्सचेंज करते हैं तो मनी की हेल्प लेना, मनी को यूज़ लेना ईजियर क्यों है. क्यों हम दूसरी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते इस जगह. देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे 2-3 टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एंड व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन, व्हाट इज़ अगेन आप इस पूरे चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे
पूरे पेज को दोबारा करेंगे और इसको क्लियर करेंगे. Now next page. As we have talked that money is a medium of exchange. पर पुराने समय में in olden times grains, cattle, gold, silver, copper coins were used as money as mode of exchange. लेकिन हम अभी ये बात कर सकते हैं कि प्रेजेंटली हम लोग पेपर नोट्स एंड कॉइन्स यूज़ करते हैं. Paper notes and coins we are using as a mode of exchange, as currency. They are not precious metal. जैसे हम पुराने ज़माने में हम गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन या कॉपर कॉइन यूज़ करते थे, they were precious metal, they were made of precious metal. लेकिन पेपर नोट्स और जो कॉइन्स हैं वो प्रेशियस मेटल के नहीं बने हुए, तो हम उन्हें एक्सेप्ट क्यों करते हैं? रीज़न इज़ दिस कि पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आर एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. In India, the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government. The law legalized the use of rupee as a medium of payment that cannot be denied in settling transaction in India. Means हमारे यहाँ पे जो पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं उसे RBI इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे. और प्लस जो ये मनी है इसे पूरी कंट्री में कहीं भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसे कोर्ट लीगलाइज करवाता है कि पूरी कंट्री में अगर हम मनी को, करेंसी को, हमारी इंडियन करेंसी को अगर हम डिनाई कर रहे हैं तो वो एक क्राइम है. हमें एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज मनी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. नाउ अगर हमारे पास मनी जो है वो, अब हम बैंक के बारे में बात करेंगे. नाउ वी आर कमिंग ऑन बैंक्स. जो हमारे पास सरप्लस मनी है, जितनी मनी हमने एक मंथ में खर्च करनी थी उसके बाद में अगर हमें लगता है कि हमारे पास कुछ सरप्लस मनी बच रही है तो हम उस मनी का क्या करेंगे? वी कैन डिपॉजिट आर सरप्लस मनी इन बैंक्स व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़. बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स. Thus money is safe in banks and we are getting interest also. अगर हमारे पास सरप्लस मनी बची हुई है तो हम उसे बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं. हमारे इससे दो फ़ायदे होंगे. एक तो हमारी जो मनी है वो सेफ हो जाएगी, प्लस बैंक हमें एक अमाउंट देती है जो कि हमारे डिपॉजिट पे जितना इंटरेस्ट बनता है उतनी अमाउंट हमें बैंक पे करती है. तो बैंक में पैसा जमा करवाने के दो फ़ायदे हो गए. एक तो मनी इज़ सेफ एंड वी आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑल्सो. वन कैन विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर. हमारे पास ये भी फैसिलिटी है कि हम जब भी चाहें अपना पैसा वापस विदड्रॉ कर सकते हैं. द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड. दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. हम अपने बैंक से अपना पैसा डिमांड डिपॉजिट बनवा के निकाल सकते हैं. और आजकल काफ़ी ऑप्शन है कि हम चेक के थ्रू, सेल्फ चेक के थ्रू, ATM, हम किसी के भी द्वारा अपना पैसा निकलवा सकते हैं. वी ऑल हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश. अगर हम बैंक जाके कैश निकलवाना नहीं चाहते तो हम चेक के थ्रू पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ आपने एक चेक देखा है. ये व्हाट इज़ चेक? चेक इज़ अ पेपर instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. Means check जिसके नाम पे इशू हुआ है उस पर्सन को यहाँ नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर अमाउंट लिखी जाएगी, यहाँ आपके बैंक का नाम है, किस बैंक से ये इशू करना है, ये चेक नंबर है, यहाँ IFSC कोड है. ये हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि एक चेक को कैसे फिल करना होता है. तो इस पेज पे आपका होमवर्क ये है कि आपको एक चेक ड्रॉ करना है और जितने भी लेबल्स उसकी लेबलिंग करनी है. मींस IFSC कोड कहाँ है, चेक नंबर कहाँ लिखना है, डेट कहाँ आएगी, अमाउंट कहाँ डालना है. तो आपको ये चेक ड्रॉ करना है एक प्लेन पेज पे. और नाउ नेक्स्ट पेज, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स. We deposit our extra or surplus money in bank. We found an interesting mechanism here. Bank keeps only a small proportion of their deposits as cash with themselves.
मीन्स हम अपना जितना भी सरप्लस मनी है या एक्स्ट्रा मनी है उसे बैंक में जमा करवा देंगे, डिपॉजिट करवा देंगे। लेकिन यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि जितना भी पैसा हम सब लोग ने जमा करवाया है, बैंक उसका बहुत छोटा सा पोर्शन अपने पास रखता है एज कैश। Nowadays in India, bank hold about 15% of their deposits as cash. Means हम जितना भी जमा करवाते हैं बैंक में, बैंक उसका सिर्फ 15% अपने पास डिपॉजिट रखता है। This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। मीन्स हमने पैसा जमा करवाया, हमें ज़रूरत है अगर उस पैसे की एट वंस, तो हम ATM जा सकते हैं या चेक के थ्रू, सेल्फ चेक के थ्रू हम पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बैंक जो है हमारे सारे जमा कराए हुए पैसे का, जितने लोगों ने जमा करवाया उसका 15% अपने पास रखता है। बिकॉज बैंक उस पैसे को लोन देता है, लोन एक्टिविटीज़ उसी पैसे से होती हैं। जैसे कि आप इस पैरे में पढ़ेंगे कि बैंक यूजेस देयर मेजर मनी पोर्शन टू एक्सटेंड लोन्स। देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम सभी को अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो बैंक मेक यूज़ ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, मीन्स जो डिपॉजिटर्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, द बोरोअर। यहाँ इसे हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे कि ये आपका जो बैंक है, ये डिपॉजिटर्स ने जितनी मनी जमा करवाई उसको अपने पास जमा कर रखेगा, देन उस पैसे को बोरोअर्स को दे देगा, ताकि जितनी भी लोन एक्टिविटी उनको थी, जितनी भी डिमांड थी वो उसको पूरा कर पाए, वो अपनी एक्टिविटीज़ को मीट कर पाए, मनी की उनको लैकिंग ना रहे। आगे, बैंक चार्जेस अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। जैसे हमने पहले बात की थी कि जब हम पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक इंटरेस्ट रेट देता है, बैंक हमें इंटरेस्ट भी देता है। तो वो इंटरेस्ट रेट जो हम लोन लेने के लिए गए उस पर भी एक इंटरेस्ट रेट लगेगी, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगी। द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज़ चार्ज फ्रॉम द बोरोअर एंड वॉट इज़ पेड टू डिपॉजिटर्स इज़ देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब जो बैंक में हमारे जमा कराए हुए पैसे पे इंटरेस्ट दे रहा है वो पैसा हमेशा कम होगा जो हमने लोन लिया है उस पे जो इंटरेस्ट हम लग रहा है, बैंक लगा रहा है, उस अमाउंट से हमेशा कम होगा। और जो ये अमाउंट बीच वाली है ये बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो हम यहाँ देख रहे हैं कि बैंक कमाते कैसे हैं। बैंक किसी से कमाते हैं कि जो उन्होंने लोन दिया उसके ऊपर वो हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। नेक्स्ट पेज में हम दो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशंस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है फेस्टिव सीज़न का, कि कोई फेस्टिवल है आगे। देयर इज़ अ फेस्टिवल आफ्टर 2 months. Salim gets an order from a large trader for 300,000 pair of shoes to be delivered in a month. For completion the order, Salim has to hire a few more workers, purchase raw material to meet their expenses. Salim obtained loans from 2 sources. Firstly, he asked the leather supplier to supply more leather now and promised to pay him later. Secondly, he obtains loan in cash from a large trader as advance payment to deliver the whole order by the end of the month. Thus, at the month end, he is able to deliver the orders, make a good profit and repay the money that he had borrowed. Means जो सलीम है उसको कहीं से ऑर्डर मिलता है फेस्टिव सीज़न में कि 3000 पेयर बनाने हैं आपको शूज़ के, पर उसको अपने ऑर्डर को पूरा करने के लिए, ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए, एक्स्ट्रा वर्कर्स भी चाहिए। वो 2 जगह से लोन लेता है। फर्स्ट तो वो लेदर सप्लायर को बोलता है कि आप मुझे लेदर सप्लाई कर दो, मैं आपको बाद में पे करूँगा। और सेकेंडली वो किसी से बड़े ट्रेडर से कैश लोन लेता है, जिसको प्रॉमिस करता है कि मैं आपको बाद में पे कर दूँगा। मंथ एंड में वो सप्लाई अपनी पूरी कम्प्लीटली अच्छे से कर देता है, तो उसका प्रॉफिट भी बन जाता है और प्लस जो उसने बोरो लिया था वो भी उसको रीपे कर पाता है।
ये क्रेडिट सलीम इजीली पे कर पाता है. इन दिस केस क्रेडिट हेल्प सलीम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन, complete production on time and thereby increase his earnings. Credit plays a vital and positive role in this situation. And now second example, Swapna. Swapna is a small farmer, takes a loan from moneylender to meet the expenses of cultivation and hope for better harvest. But the crop fails due to pest hit. Now she is unable to pay moneylender and the debt grows over the year into a large amount. Next year, she takes a fresh loan for cultivation. It's a normal crop this year, but she could not get profit. She is caught in a debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. In this case, crop failure made the loan repayment impossible. Here, credit worsened the case. This is commonly known as debt trap. ये जो एग्जाम्पल है स्वप्ना का, एक छोटी सी फार्मर है, इसके खेत में जो पेस्ट हिट हो गया तो मनी जो क्रॉप थी वो फेल हो गई. उसने जो मनी लेंडर से लोन लिया था वो उसको रीपे भी नहीं कर पाती और जो डेब्ट था वो सालों तक बढ़ता गया और अब एक बड़ी अमाउंट बन चुका है. नेक्स्ट ईयर दोबारा से स्वप्ना फ्रेश लोन लेती है खेती करने के लिए. इस बार जो क्रॉप थी वो फसल जो थी वो नॉर्मल रही, लेकिन वो अर्निंग्स बढ़ा नहीं पाई अपनी. तो अर्निंग्स बढ़ नहीं पाई, प्रॉफिट नहीं हो पाया उसको, तो अब वो एक डेब्ट में फंस गई है. तो उसको अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है सारे लोन्स को रीपे करने के लिए. यहाँ जो क्रेडिट है उसने स्वप्ना के केस को और वर्स किया है. इसको नॉर्मली बैंक टर्म्स में इसे डेब्ट ट्रैप कहा जाता है. इस पेज पे आप दो एग्जांपल देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है सलीम का एग्जांपल जो आपने यहाँ ऊपर देखा, जिसमें वो बैंक से लोन लेकर अपने जो इजीली अपने आप को अपना जो ऑर्डर है उसको रीपे कर पाता, अपना जो ऑर्डर है उसे टाइम पे पूरा कर पाता है, प्लस जो लोन लिया है उसे टाइमली रीपे कर पाता है. नेक्स्ट स्वप्ना का एग्जांपल है जहाँ पे आप देखते हैं कि वो अपने लोन लेने के बाद में और ज़्यादा फंस जाती है और वो बैंक के डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है. यहाँ आपको दो टर्म्स ध्यान रखने के लिए हैं, एक तो व्हाट इज़ डेब्ट ट्रैप एंड व्हाट इज़ बैंक लोन. लास्ट पेज के सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि क्रेडिट इन दिस केस pushes borrower into a situation from which recovery is very painful. क्योंकि जो स्वप्ना है उसकी फसल दोनों बार ख़राब रही है, दोनों बार वो रीपे नहीं कर पा रही है इजीली, तो उसको अपनी ज़मीन का एक पार्ट बेचना पड़ता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक लोन्स. तो बैंक लोन के टाइप अलग अलग होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लोन, मॉर्गेज लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, पे डे लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन, हाउस लोन, एक्सेट्रा. नाउ हियर टर्म्स ऑफ क्रेडिट. एवरी लोन एग्रीमेंट tells an interest rate which the borrower must pay to the lender. Repayment of the principal. Lenders may demand collateral अगेंस्ट लोन. जब भी हम लोन की रिक्वायरमेंट करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए. एक तो जब हम लोन को रीपे करेंगे वो उसकी श्योरिटी होनी चाहिए, प्लस हमें एक इंटरेस्ट रेट बोरोवर को हमेशा पे करना पड़ेगा, प्लस हमारे पास में कुछ ऐसा कोलेटरल होना चाहिए. कोलेटरल इज़ सिक्योरिटी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो लैंड है, चाहे वो बिल्डिंग है, व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक, बैंक डिपॉजिट, जो कुछ भी हो सकते हैं. What is collateral? Collateral is an asset that the borrower owns, like land or building, vehicle, livestock, bank deposits, and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. If borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the assets or collateral to obtain payment properly. लास्ट पेज के एग्जाम्पल, जो दो एग्जाम्पल हमने कहा, उसमें हम देखते हैं कि क्रेडिट ने बोरोवर को इस सिचुएशन में पुश कर दिया जहाँ पे कि रिकवरी बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, क्योंकि स्वप्ना को इवन अपनी लैंड का एक टुकड़ा भी बेचना पड़ा.
तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जो बैंक के लोन सिस्टम है उसमें टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होती है, या जो उससे पहले हम बात करते हैं कि जो लोन के टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से लोन्स हैं। जैसे स्टूडेंट लोन्स हैं, स्टूडेंट लोन, मॉर्गेज लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, पेडे लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन, हाउस लोन एंड एक्सेट्रा। नाउ टर्म ऑफ क्रेडिट मीन्स जब हम बैंक के पास जाते हैं लोन रिक्वायर लेकर, तो बैंक को 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। बैंक एक तो हमसे ये कंफर्म करवाता है कि हम बैंक जो लोन है उसको रीपे करेंगे, प्लस एवरी लोन एग्रीमेंट टेल्स अस एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोअर मस्ट पे टू द लेंडर, repayment of the principal. lender may demand collateral against loans. even जो lenders हैं वो लोन देने पर एक collateral की डिमांड भी कर सकता है. now what is collateral? collateral is an security. collateral किसी भी फॉर्म में हो सकता है. collateral लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, बैंक डिपॉजिट, कुछ भी हो सकता है. एंड जो बोरोअर है, जो लेंडर है, वो इसको यूज़ करता है एज अ गारंटी टू अ लेंडर until the loan is repaid. if borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. property like land titles, bank deposits, livestock are commonly collateral items. जनरली लोग अपनी बिल्डिंग्स को, व्हीकल्स को, अपने लाइफ स्टॉक्स को, या जो बैंक डिपॉजिट्स हैं, एफडी वगैरह, उनको एज गारंटी, एज सिक्योरिटी बैंक में जमा करवाते हैं. दे आर कॉमन कोलेटरल आइटम्स. नाउ टर्म ऑफ क्रेडिट कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ रीपेमेंट. मीन्स टर्म ऑफ क्रेडिट जो है वो किस किस चीज़ से, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंप्राइज होती हैं. इंटरेस्ट रेट प्लस कोलेटरल प्लस ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हाट इज आर मोड ऑफ रीपेमेंट. नाउ देर आर 2 सेक्टर ऑफ क्रेडिट. नेक्स्ट पेज वी हैव 2 सेक्टर ऑफ क्रेडिट. First is formal sector and second is informal sector. What is formal sector? Formal sector is bank and cooperatives. And informal sectors we have money lenders, traders, employers, relatives and our friends. फॉर्मल सेक्टर कौन कौन से हैं? बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव्स हैं. और इनफॉर्मल सेक्टर्स कौन कौन से हैं? मनी लैंडर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो हैं, हमारे जहाँ हम काम करते हैं वो लोग हैं, प्लस हमारे रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं. और जो आरबीआई है, आरबीआई सुपरवाइजेज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स. आरबीआई मॉनिटर्स द कैश balance. There is no organization which supervises the credit activity in informal sector. जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए उसके जो रूल, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ हैं उनको देखने के लिए कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं होती. लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर है जैसे कि बैंक और कोऑपरेटिव्स, उनको सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई उनके ऊपर कंट्रोल रखती है. तो जो इनफॉर्मल सेक्टर जो हमारा है उसके ऊपर कोई क्रेडिट एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है. दे कैन लैंड एट एनी रेट दे विश. दे कैन गेट देयर मनी बैक बाय एनी अनफेयर मीन्स. इफ़ वी कंपेयर फॉर्मल लैंडर टू इनफॉर्मल लैंडर, इनफॉर्मल लैंडर चार्जेस अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स. thus the cost to the borrower of informal loan is much higher. Higher cost of borrowing means a large part of the earning of the borrower is used to repay the loan. So, borrower have less income left for themselves. In some case, they pay more than they borrowed. This condition leads to increasing debt and debt trap, as we have talked earlier also. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर है और इनफॉर्मल सेक्टर, उनमें से ज़्यादा बेटर कौन सा है.
फॉर्मल सेक्टर में तो जो आरबीआई है वो कंट्रोल कर रही है कि वो कंट्रोल किस पे करती है, वो कंट्रोल इस पे करती है कि जो बैंक हमसे इंटरेस्ट रेट ले रहा है वो इंटरेस्ट रेट कितनी है, बैंक लोन कितना दे रहा है, उनके सारे जितना भी कैश और जितना भी लोन डॉक्यूमेंटेशन है उसको आरबीआई वंस इन अ ईयर चेक करती है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको चेक करने के लिए कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, इसलिए वो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्लस मनी वापस लेने के लिए, अपना पैसा वापस लेने के लिए वो अनफेयर मीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अपन फॉर्मल सेक्टर को, फॉर्मल लैंडर्स को इनफॉर्मल लैंडर्स से कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इनफॉर्मल लैंडर्स हैं वो फॉर्मल लैंडर से बहुत ज़्यादा बड़ी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। इसलिए जो इनफॉर्मल लोन है उनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो इनफॉर्मल लैंडर से अगर हमने लिया है पैसा कुछ भी उधार, तो हम उस पैसे से ज़्यादा अमाउंट उन्हें वापस पे कर चुके होते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये हमें कंटिन्यू लोन इंक्रीज़ हो रहा है हमारा और हम डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। ड्यू टू दीज रीजंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स Due to these reasons, bank and cooperative societies need to lend more. This would lead to higher incomes and many people could then borrow cheaply for a variety of need. They could grow crops, do business, set up new businesses and small scale industries, etc. They could set up new industries or trades in good, cheap and affordable credit is crucial for the country's development, but the condition is 10% loan is from informal source while 90% are from formal sectors. जैसे कि हम इस डायग्राम पे देख रहे हैं। ओके, नाउ here the formal sector still meets only about half of the total credit need to the rural people. Remaining credits are taken from informal sector. It is necessary that banks and cooperative increase their lending capacity, particularly in the rural area, so that the dependence on formal sector of credit reduces. अब जो लास्ट पेज पे हमने पढ़ा है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं बैंक से लोन लेने में। हर कोई जो रूरल एरिया में जो लोग हैं वो बैंक से लोन लेना प्रेफर क्यों नहीं करते, तो हम ये देखते हैं कि दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं अपने पास में। एक तो जो बैंक्स हैं वो रूरल इंडिया में हर जगह अवेलेबल नहीं हैं, प्लस सेकेंड नंबर पे ये है कि जो बैंक्स हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं और कोलेटरल मांगते हैं। कई बार किसी आदमी के पास कोलेटरल प्रॉपरली नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उसको बैंक अलाउ नहीं करता लोन देने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और ग्रुप सामने आता है हमारे, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप और SHG हैज़ 15 to 20 members, usually belonging to one's neighborhood, who meet and save regularly. Saving per member varies from ₹25 to ₹100 or more. It depends on person's ability. Members can take loans, small loans, from the group itself to meet their needs. The group charges interest on these loans, but lesser than money lenders. After a year or two, if the group is regular in saving, it becomes eligible for bank loans. तो यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप एक नेबर्स का 15 से 20 मेंबर्स इसमें होते हैं, उनका ग्रुप है जो कि रेगुलरली मिलते हैं और सेव करते हैं, अपनी मनी को सेव करते हैं। वो मनी चाहे 25 रुपये से लेकर 100 भी हो सकती है, 100 से ऊपर भी हो सकती है। तो वो किसी भी उन मेंबर्स को ज़रूरत पड़ती है तो उसको छोटे छोटे लोन ये ग्रुप देता है। और ये ग्रुप भी जो अपनी इंटरेस्ट रेट है उसको चार्ज करता है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है मनी लेंडर से बहुत कम होती है। और प्लस ये अगर 1 साल या 2 साल से ज़्यादा अगर ये ग्रुप रेगुलर सेविंग कर रहा है तो ये बैंक लोन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। यहाँ इस चैप्टर के इस पार्ट को ख़त्म करने तक हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर हमारे पास होने चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। सेकेंड,
वाई डू वी नीड टू एक्सपेंड सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। प्लस अभी जो हमने पढ़ा है SHG जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये क्या करते हैं, अपने खुद के वर्ड्स में लिखे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड सर्टन बोरोअर्स। कुछ बोरोअर्स ऐसे होते हैं जिनको कि बैंक लोन देना विलिंग नहीं होता, तो क्यों नहीं होता वो रीज़न लिखें आप। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ RBI सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स। नाउ वी आर समिंग अप दिस चैप्टर। हमने जो जो इस चैप्टर में पढ़ा है वो हमें सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज़ मनी, इन ओल्डन टाइम्स मनी के फॉर्म्स क्या थे, प्रेजेंटली मनी हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, और मनी को कौन रिलीज़ करता है, किसके राइट में मनी को रिलीज़ करना। प्लस जो सरप्लस मनी है उसका हम क्या करेंगे, बैंक से हम लोन किस कंडीशन में ले सकते हैं। प्लस बैंक जो लोन हमें देता है, बैंक की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, अगर हम वो फुलफ़िल कर पाते हैं तो हमें लोन मिलता है, अदरवाइज़ लोन नहीं मिलता। एंड व्हाट इज़ चेक, हमें एक चेक ड्राफ्ट करना आना चाहिए। नाउ इसके अलावा व्हाट इज़ टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है। आप टोटली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ मनी एंड व्हाट इज़ क्रेडिट। हम बैंक से किस कंडीशन में लोन ले सकते हैं और बैंक हमें उससे किस फॉर्म में वापस लेता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं। This was your chapter number 3 of your economics book.